गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिर से क्लास 9th साइंस, जिसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 30 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो कि हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं, और इसमें एक से एक VVI क्वेश्चन है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, उसके अलावा SSC, फेज 10, SSC MTS, SSC GD, इन सारी एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो देखना है तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो के स्किप करके नहीं भागिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन तक ये वीडियो को लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। बस इतना ही आपसे कहना है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आगे, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उन्हें क्या कहते हैं। कोई ठोस जो है वह द्रव में चेंजिंग होगा। एक होता है द्रव का ठोस में चेंजिंग और एक होता है ठोस का द्रव में चेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है कि वह टेम्परेचर कितना होता है जिस पे, यानी वह ताप क्या है जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में चेंज हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा, उस चीज को उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। उसे ठोस का द्रव्यमान कहा जाता है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में चेंज हो जाए। जैसे आप देखते होइएगा बर्फ, तो बर्फ क्या होता है, जब वो जमता है तो बर्फ हो जाता है, लेकिन जब ये थोड़ा उससे कुछ ताप मिलता है तो वह क्या होता है, बर्फ पिघलने लगता है। तो जिस टेम्परेचर पर जाकर वह बर्फ पिघलना प्रारंभ कर दिया वह क्या कहलाएगा, उसका द्रव्यमान, या अर्थात ठोस का द्रव रूप में परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र यानी सेंट, तो वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध चारों ओर फैल जाती है, तो कहाँ फैलती है। तो कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। संघनन, द्रवण, वाष्पन, प्रसरण। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रक्रिया के माध्यम से कोई इत्र की गंध वायु में फैलती है उन्हें प्रसरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रसरण या विसरण। क्या कहते हैं उसको, प्रसरण या विसरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग डैश होता है, तो क्या होता है, वैसे जगह जहाँ क्या होते हैं, हवा होते हैं, वहाँ पे द्रव के वाष्पन का जो वेग है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अपने वेग के कारण किसी कण में उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी कण का वेग के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उन्हें क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, A and B, नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उन्हें क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ क्या कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, थोड़ा इससे पहले समझ लीजिए। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि यदि कोई वस्तु ठोस रूप में है और जब उसे हम गर्म करते हैं तो वह ठोस से बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस बन जाए, और पुनः जब उस गैस को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वह किस में आ जाए, बिना द्रव में बदले हुए किस में आ जाए, ठोस में। तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, होने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। लेकिन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है कि ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप पदार्थ ठोस पदार्थ, यानी जब उत्पादन क्रिया जब हो जाएगा तो उससे जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपात कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपात, सब्लिमेट कहते हैं। और इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सब्लिमेशन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन यौगिक है, यानी फ्लोइंग द सेंटेंस, यानी इसमें कौन जो है वह कंपाउंड का एग्जांपल है। ध्यान दीजिएगा, स्टील, पीतल, आयोडीन, संगमरमर। तो इनमें यौगिक जो है वह कौन है, तो आयोडीन जो है इसमें एक यौगिक है, बाकी सभी क्या है, मिश्रण है। स्टील भी क्या है, मिश्रण है। पीतल भी क्या है, मिश्रण है। जबकि संगमरमर भी क्या है, मिश्रण है। और आप जानिएगा यौगिक क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से
जिसकी अनुपात क्या होता है, सेम होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलने के बाद पुनः अपनी भौतिक अवस्था में नहीं आ पाती है, उन्हें बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जिस प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ की अगर स्थिति खो जाती है तो पुनः हम उसे उस रूप में ला सकते हैं जिस रूप में पहले से था, तो उसको बोलते हैं भौतिक प्रक्रिया। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, जल का उबलना, अगर पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी गर्म हो जाएगा, भाप बन जाएगा। पुनः उस वाष्प को क्या करते हैं, जब ठंडा करते हैं तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये होगा, नहीं होगा। दूसरा में है लोहे का पिघलना। मान के लिए कि अगर लोहा कोई ठोस रूप में, उसको गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, वह पिघल जाता है, यानी पानी रूप में चला जाता है। लेकिन पुनः जब उस लोहे को आप ठंडा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ठोस रूप में आ जाएगा। उसी पदार्थ प्रकार जलवाष्प का संघनन, अगर कोई जलवाष्प है यानी भाप है, अगर उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, फिर पुनः पानी में, और फिर जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा। लेकिन कोयले का जो जलना है, यह क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कोयला जल जाएगा तो उसे पुनः राख से हम फिर कोयला प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कोयले का जलना क्या हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर प्रश्न कहता है आगे, 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना क्या कहलाती है। देखते हो जाएगा कोलाइडी विलयन, ये आपको देखना होगा तो गर्मी के मौसम में आप देखते हो जाएगा गाछी वृक्ष में, या फिर जो खपड़े वाला मकान होते हैं, या फिर वेंटिलेटर की तरह, मतलब एक तेज रोशनी आती रहती है, और उस तेज रोशनी में आपको एकदम कौन सब दिखाई पड़ेगा, तो वही जो गति उसको क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। कैसे, क्या उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं टिंडन प्रभाव। क्या उसको बोलते हैं, सॉरी, टिंडन प्रभाव। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कण क्या है, टेढ़े मेढ़े गति से गति कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्राउनी गति। क्या उसको बोलते हैं, ब्राउनी गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्राउनी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में निलंबन किसका उदाहरण है। विलयन का है, क्लोराइडी का है, निलंबन का है, संतृप्त विलयन का है। तो ध्यान दीजिएगा कि रेत का जो सूक्ष्म कण है वह जल में तो मिलेगा, लेकिन वो पूर्णतः क्या होता है, मिलता है, नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, निलंबन कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं, निलंबन। इसलिए रेत के जो सूक्ष्म कण है वह जल में क्या करता है, निलंबन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न जो करा आपका, टिंचर आयोडीन में कौन अवयव होता है। टिंचर आयोडीन जो है वह किसके से मिलकर बना होता है, पारा, आयोडीन, एथेनॉल, और डी में है बी एंड सी। तो टिंचर आयोडीन जो है वह आयोडीन से और एथेनॉल का मिश्रण होता है। क्या होता है, टिंचर आयोडीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब जो भी क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी का आने वाला है, उसके बाद 10 क्वेश्चन आपका आएगा फिजिक्स का, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन बायो और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर आगे कि प्रोटोप्लाज्म मतवाद। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मतवाद क्या होता है, थ्योरी को बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो थ्योरी है वह किसने दिया था, तो स्ट्रासबर्गर, एमनॉल, बिरचो, मैक्स शुल्ज। तो प्रोटोप्लाज्म जो थ्योरी है वह मैक्स शुल्ज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, मैक्स शुल्ज के द्वारा प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ये है 12 नंबर, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि पौधे के मूल यानी जड़, तो पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया का उदाहरण होता है। तो कहता है कि पौधे के मूल द्वारा जल का जो अवशोषण है किस क्रिया द्वारा संपन्न होता है, विसरण द्वारा, प्रासरण द्वारा, एंडोसाइटोसिस द्वारा, या फिर संकुचन द्वारा।
तो पौधे के मूल द्वारा जल का जो अवशोषण है यह परासरण के द्वारा होती है। किसके द्वारा? परासरण के द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण पौधे के अंदर, किसके द्वारा? तो परासरण के द्वारा। किसके द्वारा? परासरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी वैसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अगुणित जीव, द्विगुणित जीव, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ध्यान दीजिएगा कि वैसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलते हैं उसको? प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो कोशिका की जो वृद्धि है वह केंद्रक द्वारा क्या होती है? नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा कोशिका की वृद्धि नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न करा गया अभी कि तारक रश्मियां किस कोशिकांग से संबंधित है? तारक रश्मियां किस कोशिकांग से संबंधित है? तो तारक रश्मियां जो है वह सेंट्रोसोम में पाए जाते हैं। कहाँ पाते हैं? सेंट्रोसोम में, जिसे हिंदी में बोलते हैं तारक काय। क्या उसको बोलते हैं? तारक काय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका वह कह रहा है आगे, विभज्योतिकी ऊतक बना होता है। क्या पूछा क्वेश्चन? कि विभज्योतिकी ऊतक किसका बना होता है? मृत कोशिका, जीवित कोशिका, स्क्लेरेन कायमा, कॉलेन कायमा। तो विभज्योतिकी ऊतक जो है यह कोशिका को विभाजन क्षमता के अनुसार दो भाग में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, कोशिका को विभाजन क्षमता के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विभज्योतिकी ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। पुनः इस विभज्योतिकी ऊतक को अकॉर्डिंग टू पोजीशन तीन भाग में बांटा गया है। एक शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वस्थ। ये सभी क्या है? विभज्योतिकी ऊतक के प्रकार है। और पुनः विभज्योतिकी ऊतक ही आगे चलकर वयस्क होकर क्या करते हैं? एक अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सभी विभज्योतिकी ऊतक अस्थायी ऊतक हो सकते हैं, तो आप जानिएगा, बोलिए कि हाँ, लेकिन जितने भी अस्थायी ऊतक है वह विभज्योतिकी ऊतक पुनः नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या किया यहाँ पे कि विभज्योतिकी ऊतक किसका बना होता है? तो विभज्योतिकी ऊतक जो है वह जीवित कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल युक्त मृदु ऊतक को क्या कहा जाता है? तो क्लोरोफिल युक्त मृदु ऊतक को क्या कहते हैं? कोलेन कायमा, पेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, क्लोरेन कायमा। तो क्लोरोफिल युक्त मृदु ऊतक को क्लोरेन कायमा कहा जाता है। क्या उसको बोलते हैं? क्लोरेन कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न। अब बायोलॉजी का 2 क्वेश्चन बच चुका है। फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कौन करता है? तो फ्लोएम ऊतक में 4 प्रकार के तंतु होते हैं। फ्लोएम मृदु ऊतक, सहकोशिकीय, चालनी नलिका और चालनी और फ्लोएम तंतु। उसी प्रकार जाइलम ऊतक भी 4 प्रकार के तंतु से मिलकर बने होते हैं। जाइलम मृदु ऊतक, जाइलम सहकोशिकीय, जाइलम चालनी नलिका और जाइलम तंतु। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहारा यानी सहायता कौन प्रदान करता है? तो फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता फ्लोएम तंतु प्रदान करता है। कौन करता है? फ्लोएम तंतु। फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता फ्लोएम तंतु प्रदान करती है। लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो क्वेश्चन कर रहा है कि बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है। तो बीजों के कठोर आवरण में क्या पाया जाता है? जाइलम, फ्लोएम, दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक। तो बीजों के कठोर आवरण में दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दृढ़ ऊतक। क्या पाए जाते हैं? दृढ़ ऊतक। स्क्लेरेन कायमा। क्या होते हैं? स्क्लेरेन कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे 21 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन व्युत्पन्न राशि है? व्युत्पन्न राशि जिसको भौतिक यानी जो आधारी राशि होती है उसके पदों में उसको व्यक्त करते हैं। तो समय आधारी राशि, बल आधारी राशि, लंबाई
आधारित राशि, ताप भी क्या होते हैं आधारित राशि। लेकिन यहाँ जो बल आपका है वो बल वह एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि बल का परिभाषा क्या होता है, बल का क्षेत्रफल होता है। तो ये बल का फॉर्मूला होता है दाब, क्या होता है, तो बल वाला होता है फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, दाब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन होता है। तो न्यूटन किलोग्राम मीटर किससे आया है, आधारित राशि से, इसलिए इसमें जो व्युत्पन्न राशि है वह क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है आगे, ब्रिटिश पत्ती किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा आपसे कि ब्रिटिश पत्ती किसे कहता है, सीजीएस को, एमकेएस, एफपीएस या एएमपीएस। सीजीएस से होता है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड और एम्पियर पाउंड सेकेंड। तो ब्रिटिश पत्ती के नाम से एफपीएस को जाना जाता है, फुट पाउंड सेकेंड पत्ती, जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। और सीजीएस को बोलते हैं मीट्रिक पत्ती, और एमके पत्ती जो है, एमकेएस पत्ती वह इंडिया में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आगे, समतल कोण का मात्रक क्या होता है। तो समतल कोण का जो मात्रक है वह रेडियन, मीटर, केल्विन या ऑल ऑफ दिस। तो समतल कोण का जो मात्रक है वह क्या होता है, रेडियन होता है। और एक होता है कोण, तो समतल कोण जिसको बोलते हैं ठोस एंगल, तो ठोस एंगल का होगा रेडियन। एक होता है स्टेरेडियन, कोणीय वेग, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन का आगे, फेमटो का मान कितना होता है। तो फेमटो एक होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो। और एक होता है एटो। तो मिली -3, माइक्रो -4, नैनो -9, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, पिको क्या हो गया -12 और फेमटो क्या हो गया -15। तो आपसे क्या पूछा है कि फेमटो का मान कितना होता है, तो 10 के पावर -15 होता है। 10⁻⁻15 क्या होता है, 10⁻⁻15। और एक होता है किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो ये सभी क्या होते हैं, प्लस वाला होते हैं। और मिली, माइक्रो, नैनो, टेरा, पेटा और मिली, माइक्रो, नैनो, ठीक है, पिको, फेमटो, एटो, तो ये सभी निगेटिव वाला है। और किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा सब ये सब क्या है, पॉजिटिव है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, किसका है, तो गणना करने का, बदलने का, तुलना का या अंतर स्पष्ट करने का। तो ध्यान दीजिएगा, मापन जो एक प्रक्रिया है वह तुलना करने की एक प्रक्रिया है। क्या है, मापन जो है वह तुलना करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे दोस्तों, 26वां प्रश्न कि 36 किलोमीटर की चाल से 36 किलोमीटर की चाल से चल रही एक कार 36 किलोमीटर की चाल से चल रही एक कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हैं। यदि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़े होइएगा, फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप बेशक बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, यानी अगर कोई कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 36 किलोमीटर चलता है तो वह 1 सेकेंड में 10 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न आगे, किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या बोलता है कि यहाँ जो एस लिखा है मतलब सेकेंड, तो किसी कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 10 सेकेंड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उस कार का त्वरण का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, त्वरण को बोलते हैं ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन क्या होता है टी। तो v का मान आपसे यहाँ पर दिया है, v मतलब क्या होता है अंतिम वेग और t मतलब u मतलब क्या होता है प्रारंभिक। तो बाद वाला क्या होगा 50 और फिर यहाँ पे है 20, अब बट्टा क्या कितना टाइम है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो v का मान हो गया 50 अब माइनस 20, अब बट्टा टाइम कितना लगता है 10। तो अब ध्यान दीजिए 50 में से गया 20 तो कितना हो गया 30, 30 बटा 10 यानी 0 से 0 कट गया। तो आपका क्या हो जाएगा मान 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का जो मान हो जाएगा 27 का जो आंसर है वह क्या हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे,
28 नंबर प्रश्न कि एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग क्या होता है। तो यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रहा है तो उसका औसत वेग क्या हो जाएगा, यानी v बराबर हो जाएगा u प्लस वी बाई टू। क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई टू। और देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, सी। तो सी पर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 2 क्वेश्चन और बच चुका है। ये कहता है 29वां प्रश्न कि जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसका दूरी समय ग्राफ सरल रेखा में होता है। किसमें होता है, सरल रेखा में होता है। और इस वीडियो की आखिरी प्रश्न का 30वां प्रश्न कि शुद्ध पानी से नमकीन पानी का घनत्व क्या होता है। तो शुद्ध पानी से नमकीन पानी का जो घनत्व है वह क्या होता है, शुद्ध पानी और नमकीन पानी दोनों का जो डेंसिटी है वह क्या होता है, शुद्ध पानी की तुलना में जो नमकीन पानी है, क्या पूछा क्वेश्चन कि शुद्ध पानी से नमकीन पानी का घनत्व क्या होता है, तो अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि नमकीन पानी क्या हो थोड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन पानी का थोड़ा सा हौला। और ध्यान दीजिएगा कि जो वस्तु किसी द्रव में ऊपर रहता है उसका डेंसिटी क्या है, कम है, और जो नीचे रहे उसका क्या डेंसिटी अधिक है। यही कारण है कि कोई वस्तु जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। मतलब देखते होइएगा तेल और पानी ये दोनों में पानी ऊपर रहता है। इसका मेन रीजन क्या है कि पानी का जो डेंसिटी वो क्या है, किसकी तुलना में, जल की तुलना में कम है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।